everyone, welcome back to Chemistry Tactics. How are you all? I hope you are doing well. So हमने NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट की हुई है, उसकी कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो गई हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि केमिकल शिफ्ट क्या होता है। केमिकल शिफ्ट यानी कि डेल्टा, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, और इसकी जो यूनिट होती है वो ppm होती है, पार्ट्स पर मिलियन। तो पहले इसे देख लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है। देखो, पार्ट्स पर मिलियन, जैसे कोई भी चीज हम देखते हैं पर यूनिट कोई भी चीज होने का मतलब है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1 आनी चाहिए। ऊपर कोई भी वैल्यू हो, तो कोई भी वैल्यू अगर 2 पर यूनिट है तो यानी 2 और डिवाइड में यूनिट यानी 1 वैल्यू है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, आपका कोई भी वैल्यू ऊपर होगी उसके नीचे यहाँ पर मिलियन होना चाहिए। मिलियन इन द सेंस 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा 1 2 3 4 5 6, या तो 6 0 यहाँ पर, यानी कि ये हो जाता है हमारा 10 लाख 1 मिलियन। ठीक है, ओके। तो ये चीज जब भी आपको दिखाई दे ये वाला रेशो, तो मतलब ये क्या हो जाता है हमारा, और इसको हम बोल सकते हैं 10⁻⁶। तो अगर ये रेशो हमें कहीं पे मिल जाता है तो ये चीज कहलाती है पार्ट्स पर मिलियन। अब हमने इसे ही क्यों यूज किया अपने डेल्टा वैल्यूज में, किस तरीके से वैल्यूज आई है। देखो, ये हमारा एक स्केल था। मान लो कि यहाँ पर एक पूरा जो स्पेक्ट्रोमीटर हम ले रहे हैं वो 100 मेगाहर्ट्ज का ले रहे हैं। ठीक है, 100 मेगाहर्ट्ज का हमने लिया है। अब यहाँ पर तो 0 होती है टीएमएस की वैल्यू। ठीक है, 100 मेगाहर्ट्ज का ये है ही ऑलरेडी। तो मान लो कि ये वाले जो पॉइंट्स बने हुए हैं ये कोई इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है, यानी कौन से टाइप की फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी मान लो 100 हर्ट्ज की है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे 200 हर्ट्ज है, यहाँ पर 300 है, 400, 500, इस तरीके से हमारी एक रेंज है पूरे रेडियो फ्रीक्वेंसीज की। तो जैसे ही हमारी 100 हर्ट्ज की आती है तो हम इस पॉइंट पे क्या करते हैं, देखो 100 हर्ट्ज डेल्टा वैल्यू क्या थी हमारी, जितनी भी आपकी फ्रीक्वेंसी आती है इन हर्ट्ज 100 डिवाइड बाय जो स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी है इन मेगाहर्ट्ज। तो ये हर्ट्ज में है और ये मेगाहर्ट्ज में है। तो ये क्या हो जाता है हमारा, यहाँ से 100 अगर डिवाइड करोगे 1 आएगा, और क्योंकि ये हर्ट्ज में ये मेगा हर्ट्ज में तो इसको चेंज करना पड़ेगा ना, तो मेगा मतलब 10⁻⁶। तो अब यहाँ पर आप देखो कि ये भी हर्ट्ज हो गया, ये भी हो गया, तो अब ये चीज जो आ गई ना वही रेशो। तो इसलिए इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, ppm। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 ppm, राइट। अब जैसे नेक्स्ट है तो 200 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, फिर से स्पेक्ट्रोमीटर की। तो स्पेक्ट्रोमीटर की हमारी सेम हो रही है फ्रीक्वेंसी, बाकी हमारी जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं उनमें डिफरेंस है। तो उसको हम अगर डिवाइड कर दें तो यही तो हमारा केमिकल शिफ्ट होता है, जिससे हमें एक पर्टिकुलर किसी एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसी पे हमें सारी वैल्यूज मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम डेल्टा केमिकल शिफ्ट को यूज भी करते हैं। तो ये आ गई 2 ppm, तो इसलिए इसको 2 बोलेंगे, 300 डिवाइड बाय 100। तो इस तरीके की जो वैल्यूज आती हैं स्केल में, ये सारी वैल्यूज हमारी ppm में होती हैं। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। तो कोई भी चीज अगर रेशो इसमें दिख रही है आपको तो वो होती है हमारी ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये तो था हमारा केमिकल शिफ्ट के बारे में डिस्कशन। तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज जो होती है ना, हर मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होती हैं। अब जैसे आपका केमिकल शिफ्ट है तो 0 से कहीं भी हो सकता है, इधर नेगेटिव में भी जा सकता है। तो कुछ वैल्यू आपकी नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। तो ऐसे ही हम कुछ वैल्यूज अब देखने वाले हैं, कुछ डेल्टा वैल्यूज, केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज देखने वाले हैं क्या होती है। कोई अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है ना वो 0.5 से 2 ppm के बीच आती है। ठीक है, ये वैल्यूज डेल्टा वैल्यूज जो है ये फिक्स होती हैं। तो ये इसकी वैल्यू इसी रेंज में आनी चाहिए जो भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। व्हेन नो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं लगा है तब तक, व्हेन नो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इज अटैच्ड, तो उस केस में आपकी जो वैल्यूज आती है वो 0.5 to 2 ppm आती है। ठीक है, लेकिन जहां पे आपका कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच हो गया, व्हेन
इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इज अटैच्ड, तब आपकी रेंज क्या होने वाली है, ये 2 से 8 ppm के बीच कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपका कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ साथ इस तरीके से बढ़ती चली जाती हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, अच्छा पहले इसका देख लो एग्जांपल। मान लो कि कोई कार्बन है, इससे हमारा कोई फ्लोरीन अटैच है, फिर मान लो कोई क्लोरीन अटैच है, कोई ब्रोमीन अटैच है। तो इनकी वैल्यूज पे क्या फर्क पड़ने वाला है, जितनी ज्यादा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हमारा जितना ज्यादा होगा तो उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी या कम होगी। देखो इसकी वैल्यू जो होती है 2.7 टू 4.1 इस रेंज में होती है, फिर ये 3.1 टू 4.1 होती है, एंड जो फ्लोरीन वाली है हमारी वो 4.2 टू 4.8। वेरिएशन हो सकता है वैल्यूज में, तो ये हमारी वैल्यूज इस तरीके से होती हैं। तो अप्रोक्स मान लो कि ये 3 टू 4 के बीच में हो गई, ये भी 3 टू 4 के बीच में होगी, लेकिन इससे थोड़ी कम रेंज में चली गई। ठीक है, ये वाली हमारी थोड़ी सी 4 वाली रेंज में चली गई, 4 टू 5 की रेंज में मान लो उसको। ठीक है, तो यहाँ पर देख क्या रहे हो आपकी इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो रही है, जिसपे फ्लोरीन यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप करता क्या है, फिर से हम आ जाते हैं अपने उसी डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी वाले पार्ट पे, जो लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। डायमैग्नेटिक करंट क्या होती है, डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी क्या होती है। तो प्रोटॉन जैसे हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे थे, तो वो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट कर रहे थे। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हम लगा रहे थे, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जनरेट हो रहा है। जितना ज्यादा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पर, उतनी ही हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा। यानी अब जो न्यूक्लियस है वो इतना स्पिनिंग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको इतनी मैग्नेटिक फील्ड इतना एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है वो। ठीक है, क्योंकि अब उसका जो है एक ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया वहां पर। ठीक है, तो ये पूरी जो कहानी है ना, ये एनाइसोट्रॉपी वाली, ये लास्ट वीडियो में की गई है कंप्लीट, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पूरा चेक कर लेना। ठीक है, तो एनाइसोट्रॉपी में यही हुआ है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो गया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से। ठीक है, तो वहां पर हमारी वैल्यूज भी कम आ रही है केमिकल शिफ्ट की। लेकिन जब हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच हो गया, तो उस केस में वो क्या करेगा, अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। माइनस आई इफेक्ट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती चली जाएगी, जितनी कम होती चली जाएगी उतनी ही शील्डिंग कम होती चली जाएगी। यानी अब वहां पर जो अप्लाई कर रहे हो आप मैग्नेटिक फील्ड, वो बहुत ज्यादा लगने वाला है। अब उससे हमारे न्यूक्लियस की प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी फिर से बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी डेल्टा वैल्यू ज्यादा आएगी। तो यही रीजन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अगर लगाया है तो डेल्टा वैल्यूज ज्यादा आएंगी। राइट, ये पूरी इसकी कहानी होती है। तो जैसे बेंजीन होती है, इसकी जो वैल्यू आती है 6.5 टू 8, यानी 7.5 इसके अराउंड आती है। ठीक है, अब अगर हमारा कोई एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, कोई एल्डिहाइड ग्रुप अगर है, तो उसकी जो डेल्टा वैल्यूज होती है ना, वो 9 टू 10 ppm के आसपास आती है। ये सारी वैल्यूज ppm में है। ठीक है, तो ये 9 टू 10 के आसपास आती है। वही अगर कोई एसिडिक ग्रुप लगा हो, कोई एसिडिक ग्रुप है, तो इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो 11 टू 12 ppm आती है। ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट किस सेंस में इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज हमारी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर हमें पता चल जाए कि भाई इतनी एनएमआर की पीक जो है वो इतने ppm पे आ रही है, दैट मीन्स अगर वो 11 टू 12 में आ रही है, तो यानी बहुत हाई वैल्यू आ रही है, यानी कि वो हमारी किसकी वैल्यू होगी, एसिड की होगी। तो इस तरीके से हमें इजी हो जाता है स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना उस मॉलिक्यूल की, कि उसमें हमारा एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा। अब इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आने का क्या रीजन है, देखो एक तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वैसे इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, उतनी ही ज्यादा वहां पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की जो इफेक्ट है वो ज्यादा लगने लगेगा, प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो डेल्टा वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या हो रही है, ये रेजोनेंस भी कर रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन भी है लोन पेयर्स का, तो ये डीलोकलाइजेशन की वजह से और भी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल होगी। तो ये चीजें होती हैं, इन दो वजह से इसकी जो वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा आती है 11 to 12, राइट। तो हमारा जो यहाँ पर हमने देखा कि ये कुछ केमिकल शिफ्ट वैल्यूज थी और क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या जो रेजोनेंस हो रहा है जैसे यहाँ हुआ तो उससे इफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इन कुछ चीजों से हमारा इफेक्ट पड़ता है, हमारी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है। ठीक है, तो स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है? देखो, हमारी कोई जो हम एनएमआर पीक्स देख रहे हैं कि कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कोई 0 वैल्यू है, तो इससे इधर मान लो कि जो 3 वैल्यू है इस पे एक पीक आने, यहाँ पर जो है एक पीक मिल रही है हमें ऐसे, ठीक है, या फिर 2 पे कह लो। तो इस तरीके से हमारी ना एक पीक मिली है 3 ppm पे। तो जरूरी नहीं है कि हमारी ये जो है एक सिंगल ही पीक हमें मिले, ऐसा हो सकता है कि ये हमारी कुछ इस टाइप से हो, मतलब है तो वो 3 पे ही है, तो वो 3 के पास ही, लेकिन उसमें जो है ना उसकी स्प्लिटिंग हो गई है, यानी वो एक ही पीक ना 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। ठीक है, स्प्लिटिंग मतलब कुछ स्प्लिट हो जाना। जैसे कि स्प्लिटिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूं अगर, तो जैसे हेयर स्प्लिट एंड होते हैं। द गर्ल्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो दे आर अवेयर ऑफ द थिंग स्प्लिट एंड क्या होते हैं। तो जो हेयर होते हैं ना, हमारे हेयर की ग्रोथ जब होती है तो एक जो हेयर होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है नीचे से। आपने देखा हो कभी, जिसको 2 मुंहे बाल बोलते हैं ना, तो एक बाल जो है वो क्या हो रहा है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, यानी वो स्प्लिट हो गया है। तो उस चीज को मैं क्या कहा, स्प्लिट एंड। ठीक है, तो यहाँ पर भी पीक्स के साथ क्या हो रहा है कि एक जो सिंगल पीक है वो हमारी किसी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, या हो सकता है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, या हो सकता है 5, 6, 7, मतलब कई पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है ना इस तरह पीक्स का स्प्लिट हो जाना, तो ये स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग होती है। अब ये क्यों होती है, कैसे होती है, इसको अभी समझते हैं। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कोई एग्जाम्पल है, मान लो 112 ट्राई क्लोरो इथेन। ठीक है, ये दिया हुआ है 112 ट्राई क्लोरो इथेन। तो ये क्या करता है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ट्राई क्लोरो इथेन है, 2 कार्बन होंगे इसमें, और 1 कार्बन पे तो 2 क्लोरीन और दूसरे वाले पे 1 क्लोरीन, ट्राई क्लोरो इथेन, और इसमें हाइड्रोजन इस तरीके से। ठीक है, ये होता है हमारा 112 ट्राई क्लोरो इथेन। अब इसमें देखो कितने टाइप के हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहे हैं, कितने टाइप के प्रोटॉन है। देखो, हाइड्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक तो ये वाला हाइड्रोजन है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है। ये दोनों तो सेम ही एनवायरमेंट के हैं। ठीक है, तो ये तो हम ये कहते हैं कि ये तो एक ही एनवायरमेंट के हैं, ये वाला डिफरेंट है। तो यहाँ 2 टाइप के प्रोटॉन हमें दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो 2 टाइप के प्रोटॉन अगर यहाँ पर हैं तो हम ये कहेंगे कि इसकी 2 पीक्स आनी चाहिए। ठीक है, तो 2 पीक्स इसकी आती तो हैं, लेकिन ये 2 पीक्स ना डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, कैसे होती हैं, देखो इसमें जो हमारी इसमें जो 2 पीक्स हैं एक्चुअल में 5 पीक्स आती है, 2 पीक्स नहीं आती। कैसे पता चला 5 आती हैं? देखो, इसमें एक तो ग्रुप ऑफ 2 पीक्स जिसको हम बोलते हैं डबलेट। ठीक है, एक आती है हमारी ग्रुप ऑफ 3 पीक्स जिसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। 2 पीक्स तो हैं, लेकिन वो जो दोनों पीक्स है ना वो हमारे ग्रुप में है, एक में तो 2 का ग्रुप है, एक में 3 का ग्रुप है।
तो मतलब इसको हम ऐसे मान सकते हैं, यहां से जो वैल्यू चली, ये कोई भी स्केल है आपका, तो एक पीक जो हमें मिल रही है 2 पीक्स और एक 3 पीक्स, तो ये हमारा इस तरीके से मान लो 2 का, और ये मान लो इस तरीके से, ठीक है ना। मिली तो 2 ही पीक हैं, जो मैक्सिमम हाइट की है उसको अगर कंसीडर करो तो है तो 2 ही पीक, लेकिन वो हमारी जो है ना डिवाइड हो चुकी है। इसको ना हम थोड़ा पास कर देते हैं, बिल्कुल इसके, इनमें डिफरेंस बहुत कम होता है, ठीक है, तो इसको ऑलमोस्ट इसके पास पास ही रखेंगे, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 ग्रुप, जो हमारा 2 का ग्रुप है पीक्स का, इसको तो हम बोल रहे हैं डबलेट, और जो 3 पीक्स हमें दिख रही है एक ही जगह, इनको बोल रहे हैं हम ट्रिपलेट। तो एक्चुअल में ये हुई कितनी, 5 पीक्स। तो ये वाली पीक्स होती है हमारी, एक्चुअल में होनी तो 2 पीक्स चाहिए थी, लेकिन ये स्प्लिट इस तरीके से होने की वजह से हमारी टोटल 5 पीक्स आ रही है, एक ग्रुप डबलेट का और एक ग्रुप ट्रिपलेट का। तो ये होता क्या है, वैसे तो हम अगर देखें तो हमें ये सामने से दिखाई देंगी कि बड़े वाली जो पीक है, जो हाई इंटेंसिटी की दिख रही है, ये दिखाई देंगी, लेकिन अगर हाई रेजोल्यूशन में देखें हम तो हमें ये छोटे वाली पीक्स भी साथ साथ दिखाई देंगी। तो हम ये कह रहे हैं कि जो एक ग्रुप ऑफ 2 पीक्स, जो एक डबलेट दे रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, ये जो हमारा CH2 ग्रुप है ना, मिथाइलिन ग्रुप, ये जो मिथाइलिन ग्रुप है ये हमें डबलेट दे रहा है, और जो ये 3 पीक्स ट्रिपलेट दे रही है, ये कौन सी है, जो ये हमारा CH वाला ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ये मिथाइलिन ग्रुप एंड दिस इज मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल की वजह से जो आ रही है वो ट्रिपलेट आ रही है 3 पीक्स, और मिथाइलिन की वजह से 2 पीक्स आ रही हैं डबलेट। तो होता क्या है एक्चुअल में, देखो जो हमारे 2 टाइप के हाइड्रोजन आप देख रहे थे ना, तो जो हमारा एक ये C1 C2 मान लो कार्बन है, ये H1 H2 हो गए, तो जो हमारा C1 कार्बन होता है ना, एक कार्बन, उसके नेबर में जो दूसरा कार्बन है, उसके जो दोनों प्रोटॉन्स है ना, उनको देखो आप कितने हैं, टोटल 2 प्रोटॉन्स है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब टोटल जो N की वैल्यू है वो 2 है, इसको अगर हम +1 कर दें तो ये आ जाता है 3। तो यहां से हमारा जनरेट होता है एक N+1 रूल, ठीक है। ये वाली 3 पीक्स कैसे आई, दो पीक्स कैसे आई, डबलेट ट्रिपलेट कैसे आता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज हुआ है N+1 रूल। तो जो कोई एक कार्बन है, उसके पास वाले कार्बन पे जितने प्रोटॉन है, अगर हम उसमें +1 कर दें तो यानी इतने ही ट्रिपलेट, इतनी ही वैल्यू उसकी, इतने ही पीक्स आनी है, ठीक है। जैसे इस वाले कार्बन के पास में ये कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, 2 को हमें क्या करना है, +1 कर देना है, ठीक है। तो ये आया 3, यानी इसकी वजह से हमारी ट्रिपलेट आई है, ठीक है। किसकी वजह से ट्रिपलेट आ रहा है, CH मिथाइल की वजह से, ठीक है। अब जब हमारा ये वाला ग्रुप अगर हम ले CH2 वाला, तो इसके पास में जो कार्बन है उस पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, +1 कर देंगे तो 2 आएगा, यानी 2 पीक्स आएंगी, डबलेट आएगा। तो CH2 की वजह से तो डबलेट आ रहा है, इस वाले CH की वजह से ट्रिपलेट आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी पीक हमारी कितने पार्ट्स में स्प्लिट होगी, वो किससे रूल से निकालते हैं हम, N+1 रूल से। कोई भी पीक कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी। अब फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो ये दिया हुआ है। तो एक तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, दूसरा यहाँ पर मिथाइलिन ग्रुप है CH2 ग्रुप। तो इसकी वजह से जो पीक आएगी और इसकी वजह से जो पीक आएगी, क्या कर सकते हो सोल्व, कैसे आएंगी, देखो CH3 सिंपल क्या करना है, जो भी वैल्यू हमें दी हुई है, मतलब अगर मिथाइल ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें बताना है कितने में डिवाइड होगा, कितनी पीक्स आएंगी, तो इस CH3 के पास वाले कार्बन को देखो, इस कार्बन पे जितने हाइड्रोजन है उनको +1 कर दो बस। तो यहाँ पर इसकी वजह से निकालनी है, तो इसके नेबर में जो भी कार्बन है उस पर 2 हाइड्रोजन है, उसमें +1 कर दो, तो कितना आया 3। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आने वाला है, ट्रिपलेट, ठीक है। 3 पीक्स का एक वो आने वाला है ग्रुप। CH2 मिथाइलिन की वजह से देखो तो इसके पास जो कार्बन है इस पे 3 हाइड्रोजन दिए हुए हैं, यानी 3+1 करोगे क्या आएगा 4 का मतलब हो जाएगा क्वार्टेट, ठीक है। यहाँ पर आएगी क्वार्टेट। तो अगर हम इसको यहाँ पर देखना चाहें इस तरीके से,
तो सबसे पहले हमारी आ रही है इस तरीके से, ठीक है। एक फोर पीक्स का ग्रुप आया है और एक 3 का, ट्रिपलेट एंड क्वार्टेट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 2 नाइट्रोप्रोपेन का। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन और इस पे लगा है NO2 ग्रुप। अब देखो इस वाले मॉलिक्यूल में देखो एक सिमेट्री दिख रही है ना, यहाँ पर बीच में इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है। तो जो हमारा ये वाला ग्रुप है CH वाला, अगर हमें CH की वजह से बताना हो कि कितनी पीक्स आएंगी तो कैसे बताओगे? उसके नेबर में जाओगे, तो इसके नेबर में तो इधर भी CH3 है इधर भी CH3 है, तो हमें दोनों को ही काउंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ एक को कर लिया, क्योंकि इसके जो प्रोटॉन है दोनों ही इसके नेबर में है, तो दोनों की ही वजह से कितनी आनी चाहिए पीक्स? 3 + 3 6 और +1 भी करना है तो 7 मतलब सेप्टेट। तो 7 पीक्स का एक ग्रुप दिखाई देगा हमें, ठीक है। इसी तरह अगर हम CH3 का देखें, मिथाइल ग्रुप की वजह से कितनी पीक्स आएंगी? तो चाहे ये वाला मिथाइल ले लो चाहे ये वाला मिथाइल ले लो, आएगी तो एक ही पीक उसकी। कौन सी आएगी? 2, क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन है तो +1 2, तो यानी आएगा डबलेट, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं। तो ये तो हमारी हो गई पिक्स को हम स्प्लिट कैसे करते हैं, N+1 रूल से करते हैं। तो ये तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। अब एक चीज यहां पर ध्यान से देखो, इस वाले में और इसमें, इन दोनों में क्या देख रहे हो आप कि सबसे पहली जो हमारी जो पिक्स ज्यादा पार्ट में डिवाइड हुई हैं, ज्यादा स्प्लिट हुई हैं, उनकी डेल्टा वैल्यू ज्यादा आ रही है, क्योंकि ये इधर की साइड देखो, जो भी वैल्यू इधर जा रही है उसकी डेल्टा वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है इधर की साइड, क्योंकि ये देखो यहाँ पर 2 के आसपास है, ये 4 के आसपास है। तो जो जितनी ज्यादा स्प्लिट करेगी पीक्स उसकी डेल्टा वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। जो जितने ज्यादा पीक्स होंगे उनकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पर 3 में डिवाइड हो रही थी, यहाँ पर 4 में, तो यहाँ पर 4 पीक्स वाले की डेल्टा वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पर बात करें तो जो सेप्टेट आया है इसकी वैल्यू डेल्टा की ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो स्पिन स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट है, इससे हमें एक और इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में। मान लो कि हमें पता चल गया कि कोई हाइड्रोजन जो है वो डबलेट दे रहा है, डबलेट पीक दे रहा है, दैट मीन्स उसके पड़ोस में, उसके नेबर में जो कार्बन होगा उस पर एक हाइड्रोजन रहा होगा, इसीलिए वो डबलेट दे रहा है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला है कि कितने हाइड्रोजन है नेबर में, किसी भी हाइड्रोजन के नेबर में जो कार्बन है उस पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस चीज की इंफॉर्मेशन देता है। तो स्पिन स्प्लिटिंग से भी हमें स्ट्रक्चर फाइंड करने में थोड़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। अब ये चीज तो हो गई, चलो कि ऐसे ऐसे हमारी स्प्लिटिंग होती है, बट ये कैसे, ये क्यों होती है? स्पिन स्प्लिटिंग हुई ही क्यों है? ऐसा भी तो हो सकता था भाई पीक्स एक ही जगह आए, ऐसा क्यों हुआ है कि ये पीक्स जो है डिवाइड हो गई हमारी, ठीक है। तो ये रीजन इसका क्या होता है, अब वो थोड़ा जान लेते हैं। देखो मान लो यहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर एक H है, यहाँ कोई दूसरा प्रोटॉन है, इसी तरह यहाँ पर भी एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ठीक है। इस तरीके से मानते हैं। अब यहाँ पे ये वाला H जो है और ये वाला जो H है, ये तो दोनों में सेम स्पिन वाला है, इसकी स्पिन तो सेम है, लेकिन ये जो H2 है ये वाला, इसकी स्पिन अलग अलग है। मान लो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर +½ और यहाँ -½ है, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, स्प्लिटिंग होती क्यों है? क्योंकि जो ये कार्बन के हाइड्रोजन है ना, एक कार्बन मान लो C1 कार्बन का जो ये हाइड्रोजन है
और C2 का जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में कपलिंग करते हैं, ठीक है, इनकी आपस में होती है कपलिंग। तो कपलिंग का मतलब है कि एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, कि एक हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। और इफेक्ट किस सेंस में पड़ता है, देखो, क्योंकि एक जो हाइड्रोजन है हमारा, उसकी जो स्पिन है वो +½ है, एक की -½ है। +½ होने का मतलब क्या है, देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, जो +½ है, +½ का मतलब क्या था, स्टार्टिंग में जब NMR स्टार्ट किया था हमने, तो +½ का मतलब क्या देखा था कि जब हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड किसके अलाइन होगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन होगा। क्योंकि जो हमारा कोई भी प्रोटॉन है, कोई भी न्यूक्लियस है, वो रिवॉल्व करता है, स्पिन करता है, तो उसका एक अपना मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। तो उस मैग्नेटिक मोमेंट के अलाइन अगर कोई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, कि इधर ही तो उसका मैग्नेटिक फील्ड है, इधर ही हमने अप्लाई कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, तो वो अलाइन हो गया, उसी डायरेक्शन में हो गया। तो अगर सेम डायरेक्शन में हो जाता है तो तब स्पिन +½ आती है। तो हम यहाँ मान रहे हैं कि यहाँ पर जो फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन है। इधर हम कह सकते हैं कि ऑपोजिट है, क्योंकि यहाँ -½ स्पिन है, तो ऑपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये चीज हो रही है। तो होता क्या है, देखो, जब अलाइन होगा हमारा, यानी वो अलाइन के केस में क्या करेगा, तो अलाइन के केस में क्या करेगा, फिर से उसी एनाइसोट्रॉपी पे आ जाते हैं। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होगा, यानी कि वो ज्यादा इफेक्ट डालेगा वहां पर, यानी वो न्यूक्लियस की जो फ्रीक्वेंसी है उसको ज्यादा कर देगा। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी डिशील्डेड हो जाएगा। अगर एनाइसोट्रॉपी वाला पार्ट नहीं देखा है तो ये चीज समझ नहीं आएगी कि एकदम से क्या डेल्टा वैल्यू ज्यादा क्यों हो रही है, कम क्यों हो रही है, मतलब केमिकल शिफ्ट ज्यादा कम किस वजह से होता है। तो अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो फिर तो समझ आने वाला है नहीं। तो पहले उसको एक बार देख लो जाकर कि अलाइन और मतलब क्या होता है आपका, कि एनाइसोट्रॉपी के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, तो पूरा एक्सप्लेनेशन वहां पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, अगर अलाइन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें क्या होता है, हमारा जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो शील्डिंग कम हो जाती है, यानी डिशील्डेड हो गया। तो अब इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमारी -½ की बात कर रहे हैं तो ये हमारा ऑपोजिट है, तो इस केस में क्या होगा, शील्डेड हो जाएगा ये रीजन। तो यहाँ पर जो डेल्टा वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो इसीलिए क्या हुआ है कि अगर हमारी कोई वैल्यू यहां पर आनी थी, कोई पीक ऐसे सिंगल आनी थी, तो अब क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर कपलिंग हो रही है दोनों में, तो एक तो हमारा अलाइन, एक तो +½ की वजह से हमारा डिशील्डेड होगा, एक हमारा -½ की वजह से शील्डेड होगा। तो डिशील्डिंग से वैल्यू ज्यादा आएगी, तो इसलिए एक एब्जॉर्प्शन पीक यहाँ भी देखने को मिलेगी और इसी तरह एक यहाँ भी देखने को मिलेगी, ठीक है। जो सिंगल हमारी एब्जॉर्प्शन पीक आनी थी कि भाई इस वाले मॉलिक्यूल की यहाँ पर पीक आनी थी इतने ppm पे, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, क्योंकि डिशील्डेड रीजन की वजह से अलग से एक पीक आ गई, शील्डेड होने की वजह से एक अलग से पीक आ गई, तो इसलिए ये हमारी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी भी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो एब्जॉर्ब की है लेकिन नियरली सेम टाइप की है। अब यहाँ पर अगर कोई वैल्यू 3 है तो ये 3 के पास, ये भी तो 3 के आसपास ही है ना, ये बिल्कुल क्लोज होती है। यहाँ पर तो थोड़ी डिस्टेंस दिख भी रही है लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही क्लोज होती है, इतनी क्लोज होती है दिखती भी नहीं है, तो ये हाई रिजोल्यूशन से ही दिखती है, ठीक है। तो ये रीजन हुआ है हमारी स्प्लिटिंग का। मेनली क्या होता है, हाइड्रोजन कपलिंग की वजह से हमारी जो एब्जॉर्प्शन पीक आनी चाहिए उससे इधर शील्डेड और डिशील्डेड रीजन की वजह से भी हमारी दो अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो सकती है, इसीलिए वो हमारी पीक स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। कि जो पहले हमारा क्या हुआ है, ये जो स्पिन आप देख रहे हो यहाँ पर -½ था, तो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि शील्डिंग है तो मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन पीक आ गई। फिर हमने देखा कि एक्चुअल में ही पीक यहाँ पर है, ठीक है।
अब फिर हमने देखा कि ये प्लस हाफ हो गई, यानी ये डिशील्ड रीजन में चली गई थोड़ी सी, तो ये पीक थोड़ी सी एक और पीक दिख जाएगी। तो ये हमारा इस तरह से एनएमआर स्पेक्ट्रम मिलता है। अगर कोई नेबरिंग प्रोटॉन हो ही ना, मान लो कि हमारा कोई ऐसा है कि जिसमें नेबर में कोई प्रोटॉन ही नहीं है, तो तब तो एक सिंगल पीक ही आने वाली है ना। या फिर अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री दिख जाए तो क्या होने वाला है, ये वाला मॉलिक्यूल है, इसमें क्या देख रहे हो आप कि दो तरह के प्रोटॉन है, ठीक है, लेकिन प्रोटॉन तो सेम ही है। अगर यहाँ पर आप कोई प्लेन डालो तो ये सिमेट्री तो है ना यहाँ पर, क्योंकि दोनों साइड सेम ही तरह के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं हमें। तो यानी ये जो है हमारी सिमेट्रिकल एक मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल। और अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो फिर तो आपका ये कपलिंग भी नहीं होने वाली, फिर तो यहाँ पर कोई स्प्लिटिंग भी नहीं होने वाली। तो यहाँ पर ओनली सिंगल पीक देखने को मिलेगी, ओनली सिंगल पीक। तो यहाँ पर एक एब्जॉर्प्शन की पीक मिलेगी, बस एक ही, ठीक है। वहीं पे अगर हम कोई ऐसा मॉलिक्यूल ले लें, मान लो हमने इसकी सिमेट्री को चेंज कर दिया, इधर हमने OCH लगा दिया, तो अब क्या सिमेट्रिकल है? अब नहीं है। तो अब इस वाले की और इस वाले की वजह से देखो अलग अलग आएंगी। इस वाले हाइड्रोजन की वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके पड़ोस में एक हाइड्रोजन है, +1 करेंगे तो डबलेट देगा। इसी तरीके से हम दूसरा वाला देखें अगर, तो इसके पास में भी एक हाइड्रोजन, +1 करेंगे डबलेट देगा। तो यहाँ हमें 2 डबलेट्स मिलते हैं, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन की वजह से 2 डबलेट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये ही रीजन था हमारा, स्प्लिटिंग का प्रोसेस था पूरा, कैसे स्पिन स्पिन स्प्लिट होती है। तो अभी के लिए तो इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।